के शो में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, पीपल्स पार्टी और नून लीग तल्ख बयानात का तबादला, सियासी कशमकश, मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा, अहम हकाइक बेनकाब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की शदीद मुजम्मत, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़म। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपना चुका है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को लेकर। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से आज भी मौक़िफ़ आया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ आया। आपके सामने मौक़िफ़ पढ़ के भी सुनाते हैं। ट्वीट की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा, होल्ड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद हिज हाईएस्ट हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और मज़ीद उन्होंने पाकिस्तान ने अपना जो दो टोक और गैर मुतज़लज़ल अज़म और हिमायत है सऊदी अरब के साथ, उसको दफ्तर ख़ारजा ने भी अपनी ब्रीफिंग के अंदर कल भी कहा था। और आज यानी रेड सी के ऊपर या हूतीज़ की तरफ से कोई अगर हमला होता है पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट के खिलाफ, तो पाकिस्तान की रेड लाइन है। और इसी तरह सऊदी अरब के बारे में भी पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। आई कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स द हूती मिलिशियाज़ अटैक्स अगेंस्ट सऊदी ऑयल टैंकर्स इन द रेड सी। सच एक्शंस आर अनएक्सेप्टेबल, वायलेट इंटरनेशनल लॉज, थ्रेटन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड अंडरमाइन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो है कहा है जी कि ये इलाकाई सालमियत जो है उसको मुतासर करते हैं। आई रीअफर्म पाकिस्तान कंप्लीट सॉलिडारिटी विद द ब्रदरली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कन्वेड दैट टुगेदर विद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड द इंटायर पाकिस्तानी नेशन स्टैंड फर्मली एंड रेजोल्यूटली विद द सऊदी लीडरशिप। यानी हम खड़े हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पूरी कौम सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ी है। और ये बात आज सहाफ़ियों ने जब ताहिर राबी साहब से सवाल ने पूछी भी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान से कि आखिर क्या पाकिस्तान जो बायलैटरल डिफेंस पैक्ट है वो इंटैक्ट वो हो सकता है इस पर एक्टिव, तो पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम बायलैटरल एग्रीमेंट्स की पासदारी करेगा इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक। जो पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया है तो वो इन इफेक्ट आ सकता है। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर साहब ने मजीद कहा कि आई एग्री टू कंटिन्यू वर्किंग वेरी क्लोजली टू मेंटेन रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ lawful maritime commerce through the Red Sea as well as the Strait of Hormuz and the wider region। और पाकिस्तान ने आज फिर से इस मौके को दोहराया कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से पाकिस्तान चाहता है इन मसाइल का हल के मामला तय हो। और इसका जो टेम्पलेट है, जो MOU था इस्लामाबाद का, वो इसका टेम्पलेट था। उस टेम्पलेट पर जो कतर और पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट थी उसका जिक्र किया गया कि वो टेम्पलेट इज़ द सोल्यूशन। और वही है कि आज जितनी भी एस्केलेशन हो जाए या हालात टेंस हो, मामलात को आना उस तरफ है। एक और टेंशन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन वो उन बयानात को लेकर तल्ख बयानात का तबादला हो रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ वज़रा के बयानात, पंजाब हुकूमत के कुछ वज़रा के बयानात, इधर सूबा सिंध की हुकूमत की तरफ से कुछ बयानात, और आपस में इल्ज़ाम तराशों के साथ शरजील मेमन साहब ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं ज़रा इस बारे में। जो इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, अहम हक़ाइक़ क्या है, मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे पे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का क्या असर हो सकता है, और ये जो सियासी जो चपकलिश है ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है। शजीद मेमन साहब के बयान पहले सुनाते हैं आपको, उन्होंने क्या कहा। लेट्स से दिस। आपने साद रफ़ीक साहब की बात की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे बात की, बड़ी अफसोस की बात है। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे बात की, बड़ी अफसोस की बात है। उनकी नज़र में जो उनके अजीम लीडर हैं वो जनरल ज़िया-उल-हक़ हैं, जिसकी पैदावार PMLN है। वो जनरल ज़िया-उल-हक़ के पैरोकार हैं। उनसे ज़ाहिर आप नहीं तस्वर कर सकते जो जनरल ज़िया-उल-हक़ का पैरोकार होगा वो शहीद भुट्टो की या शहीद बीबी की तारीफ़ करेगा। तो उनके बयानात को मैं इसी तरीके से देखता हूँ। शहीद मेमन साहब ने ये भी कहा, मज़ीद उनका बयान भी आया सामने इस बारे में, जिस पर आपको मज़ीद बताएंगे। साद रफ़ी साहब ने कहा क्या था वो भी ज़रा सुनाते हैं ना कि वो क्या कहा था साद रफ़ी साहब ने, जिस पे शजीद साहब ने आज ये जवाब दिया। फिर ये भी कहा है कि जो ज़ाब्ता अखलाक है इलेक्शंस के, उसकी संगीन खिलाफ वर्जी वफाकी हुकूमत कर रही है। वो कहते हैं मरी के अंदर वज़रा बैठे हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट बैठी है, लेकिन डिस्पाइट दैट वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, वो जीतेगी। लेकिन साद रफ़ी साहब ने क्या बयान दिया था ज़रा वो भी सुन लेते हैं। लेट्स से दिस, क्या कहा था। लेट्स से दिस। मैं उनकी वालदा का एहतराम करता हूँ, मगर मैं उनके नाना की सियासत को फाशिज्म समझता हूँ और मैंने इस पर कभी खामोशी इख्तियार नहीं की है। मेरे नज़दीक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
वाकई शहीद थी और उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मगर भुट्टो मरहूम ने पहली बार पाकिस्तान में अवामी मैंडेट की नफी की थी और अक्सरियत की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था, जिसके नतीजे में जो आखिरी वजूहात थी मुल्क टूटने की, उसमें से एक बड़ी वजह यह थी कि बंगालियों को इक़्तिदार मिलना चाहिए था, उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया। सियासी चक्कर जारी है, यही नहीं बयानात और भी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। जो बयानात का तबादला है वो सिलसिला जारी है। शजीद मेमन साहब ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी हकीकी मैंडेट पर हुकूमत कर रही है, हम वफाकी हुकूमत के इत्यादी नहीं, सिर्फ जमहूरियत के लिए हुकूमत को सपोर्ट किया था और हमने ये पेशकश PTI को भी की थी। अच्छा, मजीद जो है इसके जवाब में वज़ीर पंजाब उस्मा बुखारी साहबा ने कहा कि बिलाल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत से गुरेज करना चाहिए, उनको जेब नहीं देती। हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है, पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर खर्च हो रहा है। वो उन्होंने हवाला दिया है कि जो तमाम वसाइल हैं वो रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक और पहुंचा दें, ये भी उस पार्टी का मसला है। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही कि पंजाब का पैसा जो अवाम पर खर्च हो रहा है, जो उनका बजट है, एलोकेशंस हैं, वो उन पर खर्च हो रही हैं। वो रहीम यार खान से लेकर आगे लाहौर तक की विहाड़ी तक की मिसाल देती हैं। वज़ीर बलदात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब कहते हैं कि शजीद मेमन साहब को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें, कराची समेत। और ये कराची जो कि बतौर ताना इससे पहले गिलगित के इलेक्शन में भी इस्तेमाल हुआ और अब फिर हम देख रहे हैं कि इसको बतौर एक ताने के तंज पे इस्तेमाल होता है। कराची समेत सूबा सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है, बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है, जबकि लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है। और शजीद मेमन साहब कभी पंजाब नहीं आए, लोग कराची को लाहौर बनाने का मुतालबा करते हैं। तो ये जो वज़ीर बल्दियात पंजाब है उनका बड़ा अहम बयान आया। तो परफॉर्मेंस बुनियाद के ऊपर भी तनकीद हो रही है। शजीद साहब ने मजीद क्या कहा था वो भी जरा सुनते हैं। लेट्स से क्या कहा था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और धांधली ज़दा तरीके से अगर कोशिश कर रहे हैं कि जी वो कश्मीर में धांधली कर सकेंगे, तो उनको कश्मीर में धांधली करने की इजाज़त मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं दी जा सकती और किसी ख्वाब ख्याल में ना रहें। गिलगित के इलेक्शन हुए तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि हुक्मरान पार्टी को शिकस्त हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरमा फर्स्ट लेडी आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने नाज़रीन, ये सियासी चप्पलिश क्या रुख अख्तियार करेगी, सियासत का मंजरनामा मुस्तकबिल में क्या होगा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानात का तबादला क्या सिर्फ एक सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर ये वाकई में आगे जाकर हुकूमत में भी दरार या हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ये सारे अहम सवालात और साथ में जो हमने जिक्र किया कि जो इंटरनेशनल और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर ईरान अमेरिका जो कन्फ्रंटेशन है उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। पाकिस्तान बड़ा दो टोक अंदाज में रेड सी के ऊपर और सऊदी अरब के ऊपर किसी हमले पर या अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी रेड लाइंस डिफाइन कर चुका है। एक नहीं, कल भी बयान किया, आज फिर बयान किया कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की सॉलिडारिटी के हवाले से जो है इस वक्त वो सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है और किसी किस्म की आंच उन पर नहीं आने देगा। अपने भी मैरीटाइम इंटरेस्ट के ऊपर अगर रेड सी के ऊपर पाकिस्तानी वेसल्स के ऊपर अटैक किया जाता है, बड़ा वाज़ेह अंदाज से पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपना के बता दिया है कि वो हमारी रेड लाइन होगी, हम उस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पिछले 2 दिन से साथ में पाकिस्तान सिफारती महाज पे भी भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो जो ओरिजिनल टेम्पलेट है, जो MOU है, इस्लामाबाद MOU, वो किसी तरह जो है वो रिएक्टिव हो, वो बहाल हो, मौसर अंदाज में वो उसका इतलाक़ हो और अमन व अमान के मामला जो हैं वो आपस में इन दोनों फरीक़ैन के माबैन जो है वो तय पाएँ, जिससे इलाकाई सालमियत पर भी मुस्बत असर पड़े और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के माशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखें कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका और दीगर मुल्कों में भी जो स्टॉक इस वक्त है उसकी सिचुएशन पे सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार कितना तेल है या नहीं है। ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन है और जिस तरह मैंने कहा कि डोमेस्टिक सिचुएशन जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद है। कादिर साहब, शजीद मेमन साहब ने आज अहम इल्ज़ामात भी लगाए, अहम बातें भी की, इंकशाफात भी किए कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग पर जो इल्ज़ाम है कि ये मैंडेट चोरी करने की कोशिश है, इसकी थोड़ी वजाहत अपनी पार्टी के बयान की, अपनी पोजीशन की करेंगे मंदोखेल साहब? क्या मामला है मंदोखेल साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सैफान खान, आपने इंट्रो में बताया था कि वही चीज़ दोबारा की जा रही है कि आपको GB कराची चाहिए या GB को लाहौर की तरह चाहिए। तो आपने और बाकी पूरे पाकिस्तानियों ने देखा कि GB वालों ने बिलावल का कराची पसंद किया है, मगर CCD का लाहौर जहां कत्लेआम हो रहा है इंसानों का उसको मुस्तरद कर दिया है। और एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून वही नारा लगा रही है
कि आपको लाहौर चाहिए या कराची, तो इंशाल्लाह यहाँ भी जवाब मिल जाएगा। सवाल ये है कि मैं पहले भी मुखालफत कर रहा था इलेक्शन कमिश्नर जीबी का, और मुझे फ़िलहाल तो उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के वो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का जो स्पीच है वो कोई मुझे बता दे, कोई अक्लमंद आदमी जिसने कानून का 2-4 लकीर पढ़े हो, उनको ये चीज़ हो कि एक सुबह की वज़ीर आला आके और वहाँ पे 10 बसों का ऐलान करती है और वो अगले सुबह 10 बसें पहुँच जाती है। पहले तो सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि ये 10 बसें तो यकीनन पंजाब के किसी ज़िले की लिया होगा और उसके लिए फंड हो गया, उसको इम्पोर्ट किया होगा, तो अचानक वालिद मोहतरम की बसें समझ के वो कैसे मुजफ्फराबाद भेज सकती है? पहला सवाल तो मैं ये कहूँ। दूसरी, ये नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि 10 साल पहले जो मैंने काम किए है उसके बाद जितनी वज़ीर आज़म आए वो आवाम को धोखा दिए, नारे लिपे दिए, कोई काम नहीं किया। तो इससे 10 साल की वज़ीर आज़मशिप में इनका अपने छोटे भाई पिछले 5 साल से वो वज़ीर आज़म है, तो पहले चार्जशीट अपने छोटे भाई का है। दूसरा, आपने देखा वहाँ पे मुजमे में किस तरह एक बुजुर्ग गरीब आदमी का मजाक उड़ा के और उसको जबरदस्ती नचवाया आवाम के सामने। इससे ज्यादा तज़यीक, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद में खड़े हुए कहते हैं कि कश्मीरी है, हमारा खून कश्मीरी है, तो फिर लाहौर में खड़े हुए क्यों कहते हैं हम पंजाबी है, जाग पंजाबी जाग? अल्लाह ना करे कि वो सिंध आ जाए और फिर ये कहे हम सिंधी है, बलूचिस्तान जाके वहाँ ये नहीं कहे कि हम पश्तून। अच्छा कादिर साहब, मैं एक करके जो पहली मतलब साहब, क्योंकि अभी नून तो है नहीं साथ, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल जो उनकी बयानात आए मैं उनकी रोशनी पूछना चाहूँगा। जैसे आज वज़ीर इत्तला जो पंजाब में बुखारी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि बिलाल भुट्टो साहब को ज़ेब नहीं देती नफरत और तकसीम की सियासत। मजीद उन्होंने कहा कि हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को मसला क्या है, वो कहते हैं बुग़्ज़ है, नफरत है, पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है। और उन्होंने मिसाल दी कि रहीम यार खान से लेकर रावलपिंडी और रावलपिंडी से लेकर वाड़ी तक आप देखें तो जो पैसा है वो जो है वो अवाम पर ही खर्च हो रहा है पंजाब की। और वो मजीद कहते हैं लाड़काना के नवाबों को भी ये बात हजम नहीं हो रही। ये इसका क्या जवाब देंगे मंदोखिल साहब? ये आवाज़ आपकी कट रही, जरा दोबारा सर मैंने बयान पढ़ा उस्मा बुखारी साहबा का, आवाज़ आ रही है मंदोखिल साहब आपको? वो कहते हैं कि नफरत और तकसीम की सियासत बिलावल भुट्टो साहब को जेब नहीं देती। वो कहती है मसला सिर्फ ये है पीपल्स पार्टी का कि उनको हजम नहीं हो रहा कि पंजाब की आवाम का पैसा पंजाब पर लग रहा है। वो मिसाल उन्होंने रहीम यार खान से जो है रावलपिंडी और रावलपिंडी से विहाड़ी तक की दी है कि आवाम पर खर्च हो रहा है पैसा। मंदोखिल साहब देखिए, पहली बात तो ये कि चचा भतीजी ने सारा माल लूट के सेंट्रल पंजाब या लाहौर पे लगाया, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पंजाब में 17 मोटरवे बना दिए है। पूरा बलूचिस्तान में मोटरवे तो दूर की बात है, एक डबल रोड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी 2 मरतबा उसका इफ्तिताह कर चुका है। तो मैं कहता हूँ ये तो शर्म की बात है, उनको आईना दिखाने की बात है कि मुंह उठा के शहबाज शरीफ कराची आता है यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए। हालांकि पिछली मरतबा तो मैंने भगाया था यहाँ से उनके कागज चैलेंज करके। वो कराची जब आते हैं तो ये K4 मनसूबा जो पिछले 24 साल से इल्तबाक के शिकार है, और यहाँ मुखबर कौमी मूवमेंट भी मुसलसल वफाकी हुकूमत में है, तो यहाँ पिछले साल 3 अरब दिए, इस साल 10 अरब दिए। इसका मतलब है कि अगले 24 साल में यह मुकम्मल नहीं होगा। फिर अगर ग्रीन लाइन की बात करूँ, पिछले 7-8 साल से वो इल्तबाक का शिकार है। तो ये आखिर जो कराची 70% रेवेन्यू देता है, ये मुखबर खास जो वफाकी वजीर बना हुआ है, या ये जो शहबाज शरीफ साहब मुँह उठा के आज आता है इन 242 से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये जरा इनको थोड़ा सा ये देखिए कि ये कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सिर्फ लाहौर पाकिस्तान का नाम नहीं है, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा, सिंध, कराची और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जिनको आप मुखबर खास कह रहे हैं, वो जिनको आप मुखबर खास कह रहे हैं काबीना का हिस्सा है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो वो ये बयान देते हैं कि तकरीबन 18,000 अरब रुपए सूबे सिंध को NFC के तहत वफाक से मिल चुका है। वो कहते हैं उसका हिसाब दें कि 18,000 अरब रुपए सिंध की आवाम पर कैसे खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ और कब खर्च हुआ। मंदोखिल साहब मुखबर खास जो जिनको आप कह रहे हैं गालिबन जी, दोबारा कर दिया, बदकिस्मती से आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ मंदोखिल साहब जिनको आप शायद मुखबर खास कह रहे हैं, मैं सही समझ रहा हूँ, वफाकी वजीर सेहत की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि 18,000 अरब रुपए NFC के शेयर से मिले सिंध की गवर्नमेंट को, फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट NFC के शेयर से। वो कहते हैं बताएं कि वो पैसा कैसे खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ और कब खर्च हुआ, वो हिसाब किताब मांगते हैं उसका। मंदोखिल साहब
अब पहले तो ये बताओ कि तेरी औकात क्या है पीपल्स पार्टी से हिसाब लेने के लिए, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें तो एमक्यूएम ने एहसान करके वापस शमूलियत की है, ये फारूक सत्तार करे कि शुक्र करे कि आपको तस्लीम कर लिया है। दूसरी बात ये है कि 18 साल से 10 साल तो आप थे, आपकी पार्टी, आपकी सबका पार्टी के और मौजूदा पार्टी के 18 साल से तो आप 10 साल से तो आप के टॉप की वजारत बल्दियात, वजारत सियाहत, वजारत तालीम, वजारत इंडस्ट्री और 14 साल से गवर्नर है। तो आप बताओ ना, कराची में आपने क्या किया है सिवाय कत्ल गारत की, सिवाय बोरीबंद लाशों की, सिवाय ड्रिल मशीनों की, सिवाय लिसानियत फैलाने की, सिवाय ये सारे जो कत्लेआम की आपने क्या किया अपना? साथ है मंदोखेल साहब, आप मंदोखेल साहब तक आवाज पहुंच रही है? लाइन पे ले लो, साथ पे अल्लाह के बंदे ना आवाज आप समझ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे अब मंदोखेल साहब मैं ये पूछा था क्योंकि आज ये शर्जील अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ जमहूरियत के लिए हुकूमत को सपोर्ट किया था और हमने ये पेशकश पीटीआई को भी की थी। तो ये जो आपका साथ है, यानी नून लीग को जो सपोर्ट है, ये फॉर डेमोक्रेसी है। तो ये जो रिश्ता और जो आपस में इस वक्त आपका जो ताल्लुक है, ये अब कितनी नाजुक डोर या हम क्या कितनी थिन लाइन के ऊपर है? क्योंकि जो तनकीद आपस में हो रही है, इससे लग रहा है कि आगे मुस्तकबिल में है ये वर्किंग रिलेशनशिप या जो भी आपका नून लीग के साथ। मंदोखेल साहब देखिए, ना हमारा नजरिया मिलता है, ना हमारा सोच मिलता है, ना हमारी तहजीब मिलता है, ना हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारी अखलाक मिलता है, इनके साथ कुछ भी नहीं मिलता हमारा। ये एक मैं बताऊं, ये वो कहते हैं जनरल जिलानी के पैदा करदा पार्टी है, जो कि 1985 में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट की थी इलेक्शन का, और इस के बाद ये वजूद में आई है। और पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए नून लीग लाया गया, फिर पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए काफ लीग लाया, फिर पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए पीटीआई लाया, फिर पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए आईपीपी लाया। तो ये इसी तरह है जैसा अल्ताफ हुसैन के एमक्यूएम को तोड़ने के लिए एमक्यूएम हकीकी लाया, फिर अल्ताफ हुसैन की पार्टी को तोड़ने के लिए वो बना दिए, पीएसपी बना दिए, फिर उसके बाद वापस इन सबको जो ने इकट्ठे कर दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सियासत का खेल है, और खेलने वाले जो खेल रहे हैं पाकिस्तान के 78 साल तारीख में, वो सबके सामने। पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे खड़ी है, जमहूरी अंदाज में खड़ी है, आवाम के साथ खड़ी है, आवाम की खिदमत के लिए खड़ी है। आज देख रहे हैं कि जीपी का हुकूमत भी हमारा, कश्मीर का हुकूमत भी हमारा, बल्चिस्तान की हुकूमत भी हमारी, सिंध की हुकूमत भी हमारा, नहीं, मैं मंजरनामा मुस्तकबिल का जाना चाह रहा हूँ मंदोखेल साहब, क्योंकि ये जो इल्जामात लगाए कि जो कवायद की खिलाफ वर्जी नून लीग कर रही है या मैंडेट चोरी करने की कोशिश हो रही है, अगर इन इल्जामात के साथ इलेक्शन ऐसे ही चलते हैं और अगर ये आपको लगता है कि धांधली हो गई इलेक्शन में, तो मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी कहां तक, किस हद तक जा सकती है? यानी ये आपकी रेड लाइन है कि डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन नून लीग के खिलाफ तो फिर आप हर हद तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं? क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की मुस्तकबिल में? मंदोखेल साहब देखिए, पहली बात तो ये कि नून लीग इतने डरपोक पार्टी है, इनके आजाद कश्मीर के सदर का वीडियो बयान आया था कि मुझ पर, हम पर हमला कर रही है पीपल्स पार्टी के लोग एक्शन कमेटी के आड़ में। वो इतना खौफजदा है। और फिर साथ साथ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो बदकिस्मती से मुल्क के वजीर दिफा है, पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के लिए, और वो शख्स कश्मीर कास को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं उस शख्स को कान से पकड़ के काबीना से बाहर रखना चाहिए, या कुछ ज्यादा मजबूरी है शहबाज शरीफ की, क्योंकि नवाज शरीफ ने उसको उस वक्त कबूल की है कि मेरी बेटी को आप सूबे का वजीर आला बना दे, मेरी समधी को नायब वजीर आजम बना दे, मेरे को वफाकी वज़ीर बना दे, तो आप किसी गाजर मुली का वजीर जरूर बना दे। खुदा राज पाकिस्तान की बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन फौज, दुनिया की पहली एटमी ताकत के मुल्क को कम से कम एक बुज़दिल शख्स को तो ना बना दे वजीर दिफा, काजर मुली का जरूर बना दे। ये वो शख्स है जो कहता है मैं एबरे निज़ाम का पैदावार हूँ, ये वो शख्स है जो कहता है मैंने जनरल बाजवा को रात 3 बजे फोन करके सुबह में रिजल्ट आज में हो गया। तो ये कौन लोग है? और फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब की सीटें 12 में मैं उम्मीदवारों को बिठा दूंगा इंतजामिया के साथ, यानी सीसीडी की बदमाशी से ये सीटें हम ले लेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो सवाल है आपका कि अगर इन्हें धांधली की है जीपी के इलेक्शन में, तो हमने बर्दाश्त की है धांधली के बावजूद, लेकिन अगर इन्हें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भर के जाले जो ना वो कश्मीरी आवाम होंगे सड़कों पे इंशाल्लाह।
जैसे सड़कों की तरफ होंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद सियासी हिकमत अमली और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दिफाई उमूर पर भी बात करेंगे, ईरान अमेरिका के तनाज़े में, इस कॉन्फ्रंटेशन के तनाज़े में। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पाकिस्तान जो सिफारती महाज पे कोशिश कर रहा है, इन पर भी सियासी माहौल के बाद अंदरूनी पाकिस्तान के जो सिफारती महाज के हवाले से अहम तरीन खबर है, जिसमें हमने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ट्वीट की कि हैड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद माई डियर ब्रदर हिज रॉयल हाइनेस Prince Mohammed bin Salman. I condemn in the strongest possible terms the military's attack against Saudi oil tankers in the Red Sea. Such actions are unacceptable. They violate international law, threaten freedom of navigation and undermine regional peace and security. तकरीबन इन्हीं अल्फाज में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से मजम्मत हुई है इन हमलों की, और ये कहा गया कि पाकिस्तान अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए और जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी के साथ वो इंटैक्ट है और हर बायलैटरल एग्रीमेंट की पासदारी का पाकिस्तान पाबंद है करेगा। हमारे साथ कल आबिल लतीफ़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़्ज़िया-निगार हैं दिफाई उमूर के ऊपर। कल साहब खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। सर, ये जो खास तौर पे अमेरिका ईरान के मामलात हैं, ये आपको लगता है कितना जल्दी टेम्पलेट जो एमओयू था उस तरफ वापस आ सकते हैं, या फिर ये मामलात ये हाथ से बाहर जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कल साहब? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, पहले भी आपके प्रोग्राम पे 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है। ये बेसिकली बहुत कम्प्लेक्स जी सिचुएशन है। फिर ये कोई इमीडिएट कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसकी एक हिस्ट्री है जो डिकेड्स ओल्ड है। फिर वही जो कन्फ्लिक्ट है वो एक ओवरऑल जो पूरे रीजन का अरब क्वेश्चन है उससे भी लिंक्ड है। फिर दोनों के दरमियान में ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है बल्कि जीरो ट्रस्ट है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, और उसकी वजह अगेन इजराइल है। तो इस सारी बैकड्रॉप के साथ अगर आप देखें तो जो नेगोशिएशंस हैं या बातचीत जो है वो इसीलिए हो नहीं पा रही थी पिछले 5 दहाई, 5 डिकेड्स में कभी आमने सामने बात। इवन जब JCPO हुआ और उसके ऊपर बातचीत शुरू हुई 2016 में, तो 18 महीने नेगोशिएशंस हुई और वो उसी वक्त JCPO भी साइन हो सका जब अमेरिका ने और ईरान ने एग्री किया। लेकिन एक टेबल पे 18 महीने नहीं बैठे, किसी दूसरे मुल्क के थ्रू वो P5+1 के थ्रू नेगोशिएशंस होती रही। तो इसलिए जी ये कम्प्लेक्सिटी है, और सबसे जो सबसे आप कह लें कि जो सबसे एक जो खतरनाक बात है, या यूँ कह लें कि जो सबसे कंसर्न वाली बात है वो ये है कि दुनिया बहुत तेजी से जो दुनिया के GDPs हैं कंट्रीज के वो ड्रॉप हो रहे हैं। क्योंकि एक कहा जाता है कि अगर 10% एनर्जी को आप स्ट्रेंगुलेट कर दें किसी मुल्क का, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में सब कुछ एनर्जी पे बेस्ड है, चाहे वो आपकी मूवमेंट है, आपकी इंडस्ट्री है, आपका हाउस होल्ड है, एवरीथिंग, आपकी मोबिलिटी है, आपकी सब कुछ, तो वो फिर उतने ही % आपका GDP गिर जाता है। और 20% आपको पता है, इट इज अराउंड 20-25% पूरी दुनिया की एनर्जी है वो यहाँ से गुजरती है, इस रीजन से निकलती है, इस रीजन से जाती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है जो कि, लेकिन सर ये कॉम्प्लेक्सिटी तो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो है अपनी जगह, लेकिन जो रेड सी के ऊपर जो हूती रिबेल्स की तरफ से खतरा है कि वहाँ पर हमला हो सकता है, या सऊदी जो मैरीटाइम इंटरेस्ट पे हमला हो रहा है, या पाकिस्तान अपने वेसल्स के बारे में कह रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये मजीद कॉम्प्लिकेट और मजीद इसकी जो एस्केलेट नहीं हो गई आपको लगता है इन द फ्यू डेज रिसेंट जो गुजरे अभी? जी बिल्कुल एस्केलेट होगी। और देखें जो हुतीज की आप बात कर रहे हैं, अगेन वो जो फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी थी ईरान की ओवर अ डिकेड, उसी का हिस्सा थे। उसमें ये भी थे, उसमें लेबनान हिजबुल्लाह भी था, उसमें हमास भी था उसमें माफ कीजिएगा, उसमें जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं इराक के वो भी थे। तो वो जिसको वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते थे। तो अब डेफिनेटली जब ईरान को ये लगता है कि उसको किसी भी तरीके से एंगेज किया जा रहा है, तो फिर जो उसके पास लिवरेजेस हैं वो उनको अप्लाई करता है। पहली लिवरेज उसके पास स्टेट ऑफ फॉर्मस है, वो उसको अप्लाई करता है। फिर उसके पास लिवरेज जो है वो यही जो उसके एक्सेस हैं उनको अप्लाई करता है। लेकिन अभी तक उसने इफेक्टिवली बहुत ज्यादा ये किए नहीं। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अब उन्होंने जो सऊदी 2 शिप्स हैं उनके ऊपर
हमला हुआ, उनको आग लग गई और वो वापस मुड़ गए और चले गए। लेकिन अगर ये देखिए, अगर ये एस्केलेशन इस लेवल पे आ जाए, एक्चुअली हुआ ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में दोनों के दोनों मुल्क इस MOU के साइन होने के बावजूद एक एस्केलेशन ट्रैप में चले गए। एस्केलेशन ट्रैप में होता क्या है कि कोई एक मुल्क, उन दोनों पार्टियों में से एक थोड़ी सी एग्रेशन दिखाता है, थोड़ी सी और लिवरेज लेने के लिए, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म चल रहा होता है नेगोशिएशंस का भी, और ओवरऑल एग्रीमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। जो दूसरा मुल्क है वो उसको उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर सकता, तो वो उसको हॉरिजेंटली स्प्रेड कर देता है। जैसे आपने देखा ईरान ने स्प्रेड कर दिया और वो पूरे रीजन को और बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ अपना मजीद लेवरेज गेन करने के लिए है, तो वो लेवरेज, क्योंकि एक तो MOU अंडरस्टैंडिंग टेम्पररी रीच हो गई थी, तो जिसको 60 दिन तक एग्जिस्ट करना था, तो ये लेवरेज गेन करके क्या, यानी अगर हम दोनों पार्टीज की बात करें, US एंड ईरान, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं या क्या और गोल्स हैं उनके? देखें, लेवरेज गेन करने के लिए नहीं है, लेवरेज का इस्तेमाल है। गेन तो दोनों ये चाहते हैं कि वो नजर आए कि वो, ईरान ये चाहता है कि ये नजर आए कि ईरान ने ये जंग जीती है, अमेरिका ये चाहता है डेफिनेटली वो एक सुपर पावर है और उसको वो कम से कम ये इंप्रेशन दे सके कि वो ये जंग जीता है, क्योंकि वो उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो उन्होंने अचीव किए। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि उनके कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे या जो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, वो जो उन्होंने अनाउंस किए थे या जो उन्होंने स्टिपुलेट किए थे 5, उनमें से एक भी उन्होंने अचीव नहीं किया। तो जाहिर है उनकी भी एक तरह से बहुत फेस सेविंग की उनको जरूरत है, और वो इस स्टेज पे ये चाहते हैं कि जी वो, इसीलिए मैंने कहा कि जो पहली स्टेज है, और जब ये एस्केलेशन ट्रैप क्लोज हो जाता है, जो अब क्लोज होने के बहुत करीब था, जब ये आज से 2 दिन 3 दिन पहले जब ये लग रहा था कि खुदा ना खास्ता ये दोबारा से एक फुल फ्लैज कहीं जंगना शुरू हो जाए, तो वो उस वक्त फिर जाहिर है आपको पता है पहले से भी बहुत सारे मुल्क इसमें अपनी एफर्ट कर रहे थे, और पाकिस्तान ने तो ये एफर्ट कभी खत्म ही नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान का कंसर्न देखें जो वो है, एक तो डेफिनेटली ये सारे मुल्क जो हैं वो इस्लामिक ब्रदर कंट्रीज हैं, फिर पाकिस्तान वर्ल्ड पीस के लिए बहुत सिंसियरली पाकिस्तान की लीडरशिप ने एफर्ट की है। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये रीजनल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती है तो फिर ये पूरे का पूरा खित्ता और ये सारी की सारी चीजें इसमें एम्ब्रॉयल कर जाएंगे। और दूसरी तरफ से जो स्पॉइलर है और जो सबटियर है, उसकी कोशिश ये है कि रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इन सारी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए मैं ये समझता हूँ जी कि जो सैनिटी है इट शुड प्रिवेल, और यही बात बार बार पाकिस्तान जो है वो एज ए फैसिलिटेटर, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर डिक्टेट तो नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान की लीडरशिप एज ए फैसिलिटेटर ईरान को भी समझाती है और ईरान को भी बताती है, और यही बात अमेरिका को भी बताती है। नहीं, हम ये आज भी हमने कहा है कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी से चाहते हैं मसाइल का हल, और हमेशा से हमने एडवोकेट यही किया है। लेकिन अभी जो आज हमने ये कहा है कि हमारा मैरीटाइम इंटरेस्ट या हमारे बेसिस के ऊपर कुछ होता है, या हमने ये भी कहा है कि सऊदी भी जो हमारा डिफेंस पैक्ट है वो एक्टिव है और उसकी भी हम पासदारी करेंगे। तो ये जो मैसेज है, ये आपको लगता है कि डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली भी इसका एक इम्पैक्ट होगा ऑन द रेबल्स, ऑन द हूती रेबल्स एंड ऑन ईरान एंड US एज वेल, कि पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त एग्रेसिवली, इसको अगर डिप्लोमेटिकली हल नहीं होता तो पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिए जो है इस वक्त हर हद तक जाएगा? रेड लाइन है हमारी ये। जी देखिए, डेफिनेटली ये देखिए, कुछ सिग्नलिंग होती है, कुछ पोस्चरिंग होती है। ये पाकिस्तान की तरफ से सिग्नलिंग है, अगेन इन अ पॉजिटिव वेन, कि इस जो एस्केलेशन है, इस जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ना बढ़ाया जाए। अब जो हूतीज हैं, आपको पता है कि वो बेसिकली तो उनको ये उनका एक तरह से ये उनको जो ये नॉमेनक्लेचर दे दिया गया, अदरवाइज तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो वहाँ पे ये सारा काम करती है। तो एक्चुअली वो उसमें अब अगेन जब ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जो जिनकी मिलिट्री बेस हो, जो इस तरह से किसी मुल्क के फॉरवर्ड डिफेंस का भी कर रहे हो, तो उनमें से डेफिनेटली ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते, और वो कुछ अगेन सिचुएशन को मजीद कम्प्लेक्स कर सकते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान का ये कहना कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर एक कमिटमेंट है सऊदी अरब के साथ कि वो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है। अब उस जो डिफेंस पैक्ट है, डेफिनेटली अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि देखें अगर सऊदी अरब पे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज होती है कि कोई हमला हो जाता है कुछ, और या कोई ऐसी एग्रेशन होती है, तो फिर तो किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास कोई जवाब नहीं बचता कि वो क्योंकि जो हमारा जो 2 होली प्लेसेस हैं, हर मुसलमान का दिल तो वहां धड़कता है। exactly. तो फिर वो उस सिचुएशन से बेसिकली पाकिस्तान की एफर्ट ये है कि वो वहां तक बात ना पहुंचे। इसके लिए
डिफरेंट सिग्नलिंग और डिफरेंट पोस्चरिंग की जा रही है, और यही हर उस क्वार्टर को जो कि इसमें इस तरह की सिचुएशन पैदा कर सकता है, उसको पाकिस्तान अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। और जहां पे पावर प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है, जहां पे कुछ ऐसे सेंटिमेंट इन स्टेटमेंट शो करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबको पता है कि जो पाकिस्तान अपने सेंटिमेंट का इजहार कर रहा है, वो पाकिस्तान इज वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल टू डू दैट, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पूरी दुनिया को पता है। तो इसलिए वो खाली धमकियां नहीं होती, खाली वो पोस्टरिंग नहीं होती, उसके पीछे जो है वो क्वांटम और एक तरह से आपके लिए कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है। लेकिन अब अभी ये कि आज़म, क्योंकि इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आना शुरू हो गए हैं, हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के ऊपर आना शुरू हो गए हैं, हम देख रहे हैं रोज़मर्रा की चीज़ों पे आना शुरू हो गए हैं, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है। पहले तो ये कि हम इसको हैंडल सही कर रहे हैं, हम अगर इकोनॉमिकली डोमेस्टिकली देखते हैं, चलें डिप्लोमेटिकली तो हम सिग्नलिंग भी दे रहे हैं, हम पोस्चरिंग भी दे रहे हैं, हम मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग का सहारा भी ले रहे हैं, बट ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट आर वी हैंडलिंग इट अप्रोप्रिएटली, आपको लगता है कल साहब? जी देखिए, हम कोशिश तो डेफिनेटली जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब मसला ये है कि आपकी मेरी हम सब की जो पूरी रोजमर्रा की जिंदगी है वो डिपेंडेंट ही हाइड्रोकार्बन पे है, वो डिपेंडेंट ही मॉलिक्यूल पे है। मैं बटन ऑन करता हूँ लैपटॉप ऑन करने के लिए, अभी आपसे बात कर रहा हूँ फोन चार्ज करके, तो वो डेफिनेटली वो बिजली जो बन रही है वो उसका कोई हाइड्रोकार्बन से लिंक है। मैंने कहीं जाना है तो हाइड्रोकार्बन है, मैंने कुछ रात को डिनर करना है, सुबह नाश्ता करना है, तो अगेन उसका हाइड्रोकार्बन से लिंक है। तो हमारी तो पूरी लाइफ उसके के रिवॉल्व कर रही है। फिर हम जो कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मटेरियल मैं और आप सुबह से लेके शाम तक जो हमारे इस्तेमाल में है, कुर्सी, मेज, कागज, हर चीज से लेके, दैट इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट द सेम मॉलिक्यूल। तो हमारा तो हम सारे के सारे उस पर डिपेंडेंट हैं, और जब उसकी आप कह लीजिए कि सप्लाई, उसकी अवेलेबिलिटी रुकेगी, तो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वो हो गया है, हम तो वो जनरेशन है जो कि एक हाइड्रोकार्बन बेस्ड जनरेशन है ना, हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ या दूसरी। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अनदर 10 to 15 years, क्योंकि उसके लिए अफोर्डेबल एनर्जी, उसके लिए अफोर्डेबल मैकेनिज्म्स और चीजों का अवेलेबल होना, अभी तो वो चीजें उस तरह से फिजिबल नहीं है कि हर आदमी यूज कर सके। लेकिन हर आदमी अपनी एक 1.5 लीटर की बॉटल केरोसिन ऑयल की तो भर के अपना चूल्हा जला सकता है। तो इसलिए ये जो चीज है ना जी, ये बहुत कम्प्लेक्स है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इकोनॉमिकली अगर ये चीजें खुदा न खास्ता कंट्रोल नहीं होती तो बहुत सारे मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि अगर आपका 2 से 3% जीडीपी गिरता है तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, एक मैसिव हाइपर इन्फ्लेशन होती है, और यहाँ तो जो नजर आ रहा है वो ओवर 10% है, विच विल बी अ डिजास्टर। और वो स्टैगफ्लेशन है एक्चुअली, कि ग्रोथ आपकी हो नहीं रही और उसके साथ हाई इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए और लो एम्प्लॉयमेंट रेट्स के साथ, तो यानी मईशत भी नहीं बढ़ रही और साथ में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम स्टॉल्ड है, तो वो तो एक बड़ा खतरनाक लीथल कॉम्बिनेशन बनके जो हमारा बचा कुचा जिसे कहते हैं ना कि वो इकोनॉमिक जो बैकबोन है उसको खत्म करने के लिए होगा, जो हाउस होल्ड्स की हमारी इनकम है उसको तबाह करने के लिए, जो आगे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा यही नजर आ रहा है। ये तो एक इट विल बी अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर, क्योंकि ये होता हुआ नजर आ रहा है और ये हो रहा है। देखिए इस वक्त जो क्योस है, जो परेशानी है यूरोप के अंदर, इस वक्त जो अफ्रीका के अंदर इस दफा कोई अबाउट नहीं, लेकिन सर मुझे एक बात इससे पहले कि आप इस पे ये पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक जो अपनी पोजीशनिंग है उसको इस्तेमाल करके कोई स्टेबलाइजेशन फंड फ्रॉम द यूएस, फ्रॉम द सऊदीज कुछ हमें करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं, सुना भी है, हो भी रही है बात। क्या आपको लगता है कुछ ये हम मटेरियलाइज होंगी, ऐसे कुछ करना होगा हमें अरेंजमेंट्स फौरी तौर पे? जी जाहिर है जो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए गवर्नमेंट की इस तरह के स्टेप्स सोच रही है, क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट है, आपके जो रिजर्व्स हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज़ें डेफिनेटली अमेरिका से और मुल्कों से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल भी सकती हैं। लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि आपका जो दूसरा वेक्टर है वो राइज करता रहेगा। आप 10 बिलियन ले लेंगे तो वहां पे जो एक्सपेंडिचर है वो से हाइपोथेटिकली वो 8 से बढ़ के 15 पे चला जाएगा, फिर आप 15 लेंगे तो वो 20 पे चला जाएगा। तो एक्चुअली द कॉज जो है वो द अवेलेबिलिटी उस चीज की और अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी जो है वो मैं समझता हूँ जी कि वो जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये सारी चीजें तो जाहिर है वो क्वेश्चनेबल होगी। और फिर क्योंकि आप जब सारे के सारे उस पर डिपेंडेंट हैं
तो हर जो कॉस्ट है आपको वो आप उसको इंपोर्ट किए बगैर, उसका इस्तेमाल किए बगैर रह नहीं सकते। तो ये जो सोल्यूशंस हैं, इवन ये सारा कुछ और मेरे ख्याल से करण साहब हम एस्टिमेट भी तो नहीं कर सकते ना इसकी लॉन्गेविटी कितनी है जंग की, कितनी प्रोलॉन्ग करेगी, कितने दिन का हम स्टेबलाइजेशन बनाएंगे फंड, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 4 महीने, क्योंकि ये तो मार्च से शुरू हुआ सिलसिला अभी तक जारी है और हमें नहीं पता कब तक चलेगा, कब तक बफर बनाएंगे हम। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। देखें इवन आपके जो प्लेट पे दाल या रोटी या चावल आते हैं, अगेन उसका ताल्लुक भी हाइड्रोकार्बन से है, क्योंकि जो यूरिया बनता है, जो खाद बनती है, जो ये सारी चीजें हैं, आपके जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनके अंदर जो हीलियम है, सो मेनी प्रोडक्ट्स, कोई 116 प्रोडक्ट्स हैं जो, और सारी की सारी दुनिया एक्चुअली उस पर कन्वर्ट कर चुकी है। सो अब वो टाइम नहीं है कि लंदन की गलियां हैं 200 साल पहले और केरोसिन ऑयल उसके लैंप चल रहे हैं, वेल के, लीवर ऑयल के, या दिल्ली की गलियां हैं और वहां पे सरसों का तेल के लैंप चल रहे हैं। अब तो आप ये दिस इज द 21st सेंचुरी, तो इसलिए ये बहुत ही कम्प्लेक्स है और ये आने वाले टाइम में आपने बिल्कुल सही कहा, इवन 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद इसके बहुत स्वेयर इफेक्ट्स जो हैं वो नजर आने लगेंगे। हाइपर इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, उसके साथ साथ ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो अफोर्डेबिलिटी में आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कट करते जा रहे हैं। अब बेसिक नेसेसिटीज से भी लोग नीचे आ रहे हैं, और ये खाली पाकिस्तान में खुदा न खास्ता नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है। तो ये अगर ऐसे चलेगा, लेट्स एंड इट हियर कि आपने जो कहा ना कि होप सैनिटी प्रिवेल्स, तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि शायद कोई, क्योंकि इससे बुरे हालात भी रहे पिछले कुछ माह में, लेकिन अमन हुआ बिलाखिर, तो सैनिटी प्रिवेल करे, वी शुड होप दिस, यही मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेट्स प्रे दैट सैनिटी प्रिवेल्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसको हम एक इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं जी, जो लेवल ऑफ एनालिसिस में आप इंडिविजुअल्स का एनालिसिस करते हैं, आप ग्रुप का एनालिसिस करते हैं, आप कंट्री का एनालिसिस करते हैं, और आप ओवरऑल एक जो वर्ल्ड का सिस्टम है उसको देखते हैं। तो जो इस वक्त जो लेवल ऑफ एनालिसिस में जो सैनिटी है वो पहले लेवल पे मेंटेन होने की जरूरत है, यानी इंडिविजुअल्स के ऊपर, लीडर के ऊपर, जो सुई जनरस किस्म के लीडर्स हैं जो कि इवन जियोपॉलिटिकल हॉर्स पे राइड करके ये समझ रहे हैं कि वो दे विल कॉन्कर द वर्ल्ड लाइक अलेक्जेंडर, ऐसा अब मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम में और अपना मौक़िफ़ दिया। फीडबैक दे सकते हैं आप फेसबुक, ईमेल और एक्स पर।